Hello learners, welcome back to my channel Info BHU. So I'm back with another important video for your examination and today's video is a part of a series and इस series का नाम है Always Repeating Topics. That means we together will be covering all such topics जो BHU BCom entrance में हमेशा repeat होते हैं and further repeat होने के भी chances हैं. तो ऐसे topics पर हम discussion करेंगे so that आप हर एक question को सही attempt कर पाओ exam में. And आज हम accounting standards cover कर रहे हैं students इस video में, जो आपने देखा होगा कि इस topic से पहले भी questions आए हैं एंड ड्यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस ना बढ़ गए हैं और ये चेंज क्या है हम इस बारे में बात करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दैट as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही क्यों. ये ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है. एंड मैंने कई बार नोटिस किया है कि सिर्फ बीकॉम एंट्रेंस में नहीं, एमकॉम एंट्रेंस में भी इससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. तो अगर आप बीकॉम एस्पायरेंट है, बीकॉम एंट्रेंस देने वाले हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट मेरी ऑडियंस में ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो BHU एमकॉम एंट्रेंस में अपीयर हो रहे हैं, आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह से कवर करके जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत सारे हैं ड्यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज हेल्ड इन 2019. येस, 2019 में ना स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो है आप कह सकते हो कि अकर हुआ है और वो चेंज आपकी स्क्रीन पर है फिलहाल. इंड AS जिसे बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज कन्वर्ज विद IFRS, ठीक है. तो अब जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इससे पहले यूज़ होते थे उन्हें हटा दिया गया है एंड 2019 से ये मतलब कंप्लीटली जो है ना इम्प्लीमेंट हो चुका है. इसलिए आप कह सकते हो कि अब जब आपसे पूछा जाएगा, इसके बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आएगा. आपको नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना पड़ेगा. यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि AS 7 किससे रिलेट करता है, तो आप बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जबकि पहला जो पुराना वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसमें AS आई थिंक 3 था जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम कवर करते थे. तो यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं स्टूडेंट्स एंड आपको इसी बदले हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद रखना है, पुराने वाले नहीं याद रखने हैं. देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट पुराने वाले की भी इंक्लूड की है जस्ट टू शो यू कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं, बट इन्हें याद नहीं करना है आपको. इसीलिए यहाँ पे आप एक क्रॉस का साइन देख रहे हो, ठीक है, जिन पे टिक है, जिन स्लाइड्स पे आपको सिर्फ वही याद करने हैं. ये दोनों स्लाइड्स आपके यूज़ में नहीं है फिलहाल, बट मैंने इसलिए आपको दिखाई हैं सो दैट आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ. एंड नोट्स बनाते वक्त अगर आपको कहीं पर ना मिले तो आप यहाँ इन स्लाइड्स से भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो. तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. ऑलराइट, तो ये जो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है इसे हम कवर कर रहे हैं AS 101 में, ठीक है. एंड इंड AS 102 क्या कवर करता है, शेयर बेस्ड पेमेंट. इस तरह से ये सारे जो है टॉपिक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं एंड आपको नंबर के साथ उस टॉपिक को पूरा याद रखना है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस पैटर्न पे इस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं. हमेशा आपको इसी तरह से मेंशन रहेगा. फॉर एग्जांपल इंड AS 7 किससे रिलेट करता है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन को करेक्ट मार्क करना है. तो यही पैटर्न मुझे लगता है फर्दर भी जो है कैरी ऑन होगा. एंड यहाँ पे आपके पास जितनी भी ये लिस्ट है आपको एज इट इज़ बाय हार्ट करनी होगी, पूरी तरह से याद करनी होगी. इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके चांसेस बहुत हैं कि ये आपसे पूछा जाए और नए वाले ही अब पूछे जाएंगे, जबकि जो चीज़ आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स की चेंज हो चुकी है उसे क्यों इंक्लूड किया जाएगा ना फिर से. तो इसलिए हम नए वाले जो इंड AS है उसे पढ़ेंगे, AS को नहीं पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा. तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है, ठीक है. इंड AS 40 तक आपको याद करना है और ये बात याद रखिएगा कि 1 यहाँ से शुरू हो रहा है पॉइंट नंबर 9 से. इससे पहले 101 से 108 तक आपके पास ये जो चीज़ें हैं इन्हें भी याद रखिएगा. ऐसे ये मत सोचिएगा कि ये कुछ अलग सा है तो इसे छोड़ देना है हमें, ऐसा नहीं है. आपके पास ये जितने भी पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है. इसे एज इट इज़ अपने पास लिख लीजिए और लिख के याद करेंगे तो जल्दी याद होगा और ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा, ठीक है. तो इसे आपको याद करना है, ये आपके पार्ट पर है स्टूडेंट्स. एंड ये ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें अच्छा होगा भूल जाएं, ठीक है. अब भूल जाइए इन्हें एंड नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें जो है अडॉप्ट करना है एंड उन्हीं को याद रखना है, ठीक है. तो इस पे बेस्ड मैंने MCQs आपके लिए इंक्लूड किए हैं सो दैट आपको ये आइडिया रहे कि इस पे जो MCQs हैं वो किस तरह के पूछे जा सकते हैं. ये तो जो बेसिक पैटर्न जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपको इंड AS का नंबर दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि दिस नंबर रिलेट्स टू व्हाट. तो यहाँ पे भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं एंड आपको इंड AS 1 इज़ बेस्ड ऑन व्हाट ये पूछा है. तो देखिए इंड AS 1 जो था ना वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एसोसिएट करता है. अगर आपको लिस्ट देखनी है तो मैं दिखा देती हूँ. ये देखो
यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 देखिए, दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे और आपको उसी तरह से आंसर करना है अकॉर्डिंगली। AS2 इज़ अबाउट इन्वेंट्रीज, AS7 इज़ अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आई होप अभी तक आपने समझ लिया होगा, इट्स बी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो इंड AS 2 इज बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्वेंट्रीज, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इंड AS 7 इज बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जो AS3 था हम पहले उसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से रिलेट करते थे और उसी के अंडर में ये कवर होता था। और जब हम कैश फ्लो पढ़ते थे अकाउंटेंसी में एज अ चैप्टर, तब हमें बहुत अच्छे से वो चीज़ याद कराई जाती थी, क्योंकि ये कहा जाता था कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप समझ ही सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस हम कब से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें प्लीज़ बहुत सीरियसली लीजिएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कि इंड AS 8 इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो इंड AS 8 इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये करेक्ट है, यहाँ पे से आप मार्क कर लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंड AS 10 के बारे में पूछ रहा है। इंड AS 10 इज बेस्ड ऑन इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जो आपका रिपोर्टिंग पीरियड है उस वो ओवर हो जाने के बाद अगर कोई इवेंट अकर होती है तो हम उसे कहाँ पे जो है मेंशन करेंगे, वो ऑफकोर्स AS 10 में वहाँ पे चीज़ें मेंशन है और आपको उसी अकॉर्डिंग चीज़ें जो है नोट करनी होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, इंड AS 12 इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक जिन्हें हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ नंबर्स और उनके सामने क्या हेडिंग लिखी हुई है ये याद करना है। तो यहाँ पे 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है, इनकम टैक्स, ठीक है। ये लिस्ट पूरी याद करना जो है आपको हो सकता है अभी डिफ़िकल्ट लग रहा हो स्टूडेंट्स, बट अगर आप रिलेट करके याद करेंगे या म्यूमोनिक्स की हेल्प लेंगे तो भी आप कर सकते हैं। और इसे याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, मैंने खुद याद किया क्योंकि मेरे भी कुछ एग्जाम्स में से पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होगा, आप डरिएगा मत, ये सोचिए कि अब कैसे हम याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, बट ऐसा डर के मत पढ़िएगा, मैं बस इतना ही सजेस्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि इंड AS 16 इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये हमारी जो प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी वाला सेक्शन होता है उससे रिलेट करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है कि इंड AS 19 इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो इंड AS 19 जो है ना ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स से जो है एसोसिएटेड है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहा है कि इंड AS 20 इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो इंड AS 20 इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो अगर किसी तरह का कोई ग्रांट मिल रही है आपकी बिजनेस फर्म को या कोई किसी तरह का असिस्टेंस है तो वो कहाँ जाएगा, इंड AS 20 के रिगार्डिंग उसमें जो भी चीज़ें मेंशन होगी उसी अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है कि इंड AS 21 इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो ये बेस्ड है इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के फ्लक्चुएशन पे जो इफेक्ट होता है ना, उनके बदलने से जो हम पे इफेक्ट होता है, उन इफेक्ट से एसोसिएटेड है आपका इंड AS 21, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है कि इंड AS 23 इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो ये है बोरोइंग कॉस्ट से एसोसिएटेड, इसे याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दिस इज़ अ ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है इसके बारे में ये बताना कि ये सही है या नहीं। अडॉप्शन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ IFRS इशूड बाय IASB एज इट इज़ इन entirety, ठीक है। एंड कन्वर्जेंस मीन्स यूजिंग IFRS इशूड बाय IASB विद सम कार्व एंड कार्व आउट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एकदम उल्टा लिखा हुआ है, अडॉप्शन की जगह पे कन्वर्जेंस अगर आप लगा दें फर्स्ट लाइन में तो सही हो जाएगा। एंड कन्वर्जेंस जो सेकेंड लाइन में मेंशन है वहाँ अगर आप अडॉप्शन पुट कर दोगे तो सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट फिलहाल गलत है क्योंकि दोनों टर्म्स को इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये बी फॉल्स यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है कंप्लीटली फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इसमें पूछ रहा है कि कंपनीज कवर्ड इन फेज 1 शुड हैव नेट वर्थ
ऑफ वॉट, ठीक है। तो उनकी नेटवर्थ क्या होनी चाहिए अगर वो फेज़ 1 में जो है इंक्लूडेड है या कवर्ड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टर्मिनोलॉजी है कि कौन सी कंपनीज फेज़ 1 में है या अदर फेजेस में आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो फेज़ 1 है इसके लिए कंपनीज की क्राइटेरिया क्या है, दे शुड हैव अ नेट वर्थ ऑफ इक्वल और मोर देन 500 करोड़। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड इसे बिल्कुल याद रखिएगा, IFRS और इस तरह के जो आपके एब्रीविएशंस है ना, इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14, इंड एस विल अप्लाई टू व्हाट। तो देखिए इंड एस जो भी जितनी भी तरह की हमारे पास कंसोलिडेटेड या फिर स्टैंड अलोन जो फाइनेंशियल्स हैं उन सब पे लगने वाला है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं आया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो आपके ए ऑप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यही सही है, ठीक है। ओनली कंसोलिडेटेड या ओनली स्टैंड अलोन्स के लिए नहीं है, ये बोथ के लिए आया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, अनदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन विच यू हैव टू टेल कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इंड एस वंस अडॉप्टेड आइदर वॉलंटरीली और मैंडेटरीली कैन नॉट बी रिवोक्ड इन प्रोस्पेक्टिव ईयर्स इवन इन केस ऑफ नेटवर्थ गोज डाउन फ्रॉम स्पेसिफाइड लिमिट और एनी अदर क्राइटेरिया गिवन इन रोड मैप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का पहले मैं मतलब आपको समझा देती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बात करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इंड एस है ना, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे कि अगर एक कंपनी इसे अडॉप्ट कर लेती है, या तो वॉलंटरीली वो अडॉप्ट करेगी या अगर उसने मैंडेटली उसको अडॉप्ट करवाया गया है, तब भी ये अब रिवोक नहीं हो सकता, यानी उनके ऊपर से हटाया नहीं जा सकता, चाहे वो जितने भी ईयर तक वो कंपनी फंक्शन करती रहे। इन केस उसकी नेटवर्थ जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे कम भी हो जाए ना, तो भी वो अपने ऊपर से जो इंड एस का जो है उनके ऊपर अप्लाई किया गया है उसे वो हटा नहीं सकते। अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है एक बार, तो ये फर्दर उनकी पूरी लाइफ के लिए जितनी भी फाइनेंशियल लाइफ होगी उस फर्म की, इंटरप्राइज की, वो हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स, ऐसा ही होने वाला है, चाहे कंपनी ने वॉलंटरी इसे अडॉप्ट किया हो या मैंडेटली उसे अडॉप्ट करवाया गया हो, दोनों ही केसेस में ये एज इट इज़ ही रहेगा। चाहे कंपनी की नेटवर्थ जो गिवन क्राइटेरिया उससे भी कम हो जाए तो भी ये रिवोक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो हमें दिया गया था ये ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। एज पार्ट ऑफ इंड एस ट्रांजिशन प्रोसेस कंपनीज कवर्ड इन फर्स्ट फेज विल हैव टू प्रिपेयर व्हाट। तो जो कंपनीज फर्स्ट फेज में आपकी कवर हो रही हैं उन्हें क्या प्रिपेयर करना होगा, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपका ए ऑप्शन जो है कि ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2015, ठीक है, आपको ऐसे बनाना होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो बनानी है, या फिर इक्विटी रिकन्सिलिएशन ब्रॉट डाउन इंड एस एंड इंडियन गैप ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड 31 मार्च 2016, या सी इनकम रिकन्सिलिएशन ब्रॉट डाउन एज अंडर इंड एस एंड इंडियन गैप फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी और ये तीनों ही चीज़ें ट्रांजिशन प्रोसेस के अंडर में आएंगी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड अब अभी ये जो 2019 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी कर दी गई है, 2016 से इसे वॉलंटरली जो है अप्लाई कर दिया गया था। जो कंपनीज इसे उसी टाइम से जो है अडॉप्ट कर चुकी हैं, वॉलंटरली अडॉप्ट कर चुकी हैं, उनको ये सारी चीज़ें बनानी थी। इसीलिए यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जब इस तरह के ट्रांजिशन प्रोसेस से वो गुजरेंगे तो वो क्या क्या बनाएंगी, ठीक है, कंपनीज। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके जो है करेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। एंड आई होप आप इस वीडियोस को एंजॉय करेंगे वो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही नया आपके लिए एक टॉपिक है एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप मैं समझ सकती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको श्योरिटी के साथ पता है कि ये एग्ज़ाम में आएगी ही, आप उसको लेके कितने एक्साइटेड होते हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब हमें पता है कि ये चीज़ आने वाली है तो हम उसके लिए और ज़्यादा खुशी से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर एक श्योरिटी दिखती है कि हाँ मार्क्स मिल जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो इसे भी उतनी ही श्योरिटी के साथ पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एज पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन प्रोसेस कंपनीज कवर्ड इन फर्स्ट फेज विल हैव टू प्रिपेयर व्हाट। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 फॉर कंपैरेटिव। बी सेज इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट and for year ending 31st March 2017. C says equity reconciliation brought down in as Indian AS and Indian GAAP
ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड 31 मार्च 2016। तो ये सारे ही इसमें कवर होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। इस पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। इसमें पूछ रहा है आपसे कि द नेट वर्थ शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द डैश ऑफ द कंपनी एज ऑन डैश or the first audited financial statement for accounting period which ends after that date। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही स्टाइल में जो है यहाँ पे चीज़ें फिलअप करनी है। आपको यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको देखना है कि आपके लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है जो आपके इन दोनों गैप्स को परफेक्टली फिल कर रहा है और स्टेटमेंट को करेक्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो है ए। स्टैंड अलोन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए ये जो है कंपल्सरी था कि जो उनकी नेटवर्थ है it shall be calculated in accordance with the standalone financial statements and as on 31 मार्च 2014, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं हम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंड एएस विच आर नोटिफाइड एज ऑफ द डेट, ठीक है, अब तक कितने नोटिफाई हो चुके हैं। तो ये 40 हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि कौन सा इंड एएस किससे रिलेट करता है और यही पूछ ले कि कितने टोटल हैं। तो ये 40 हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय फार, ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि फॉर कंपनीज कवर्ड इन फेज़ 1 द ट्रांजिशन डेट विल बी, ठीक है। तो जो कंपनीज फेज़ 1 में कवर हैं उनके लिए जो ट्रांजिशन डेट है वो कौन सी है, वो 1 अप्रैल 2015 है। इसीलिए आपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस टू प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे 2014 31 मार्च, इसीलिए जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इनका इसी टाइम पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन थी 31 मार्च 2014 वाली वो ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2015 से इनकी ट्रांजिशन जो है वो अप्लीकेबल थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछ रहा है कि फॉर कंपनीज कवर्ड इन फेज़ 1 द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट विच डेट, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी फेज़ 1 में जो है कवर हो रही है तो उस कंपनी को कौन सी डेट पे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है, किस डेट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी 1 अप्रैल 2015, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 22। द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद IFRS बिगेन इन, तो ये कब शुरू हुआ था स्टूडेंट्स कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो IFRS के साथ जो है उन्हें कन्वर्ज कर दिया जाएगा। तो ये स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, तो ये शुरू हुआ था अप्रैल 11 में, इसे याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास द ग्लोबल की प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी इज़, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ऐसी एक अकाउंटिंग बॉडी जो कि जो है ग्लोबल है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आई थिंक सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है, IASB भी बोलते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आपको एब्रीविएशन पूछता है कि IASB का फुल फॉर्म क्या है तो ये याद रखिएगा, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। एंड जैसा मैंने कहा था कि IFRS भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे याद रखिएगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपसे एब्रीविएशंस पूछ लिया जाए, तो इसे बिल्कुल जो है कवर करके जाइएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार एग्जाम से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है द ओरिजिनल कॉस्ट एट विच एन एसेट और लाइबिलिटी इज एक्वायर्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड कभी भी किसी एसेट या लाइबिलिटी को जब हम एक्वायर करते हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसे दोबारा रीड आउट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी दिस वाज सेटअप इन, तो ये कब सेटअप हुई थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 1967 में ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसे मार्क कर लीजिए एंड इसे याद भी रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फॉरेन सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू दी होम करेंसी, इसे हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इन केस जो फॉरेन सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें अगर हमें अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करनी थी, पूरी टर्म आपको क्वेश्चन में जो है एज अ स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा टर्म है। ये पैटर्न जो है ना MCQs का आई थिंक सबसे कॉमन पैटर्न है, आपको स्टेटमेंट में सिर्फ डेफिनेशन या इस तरह से पूरा
पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। द अकाउंटिंग प्रोसेस इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी आर एडेड टुगेदर टू यील्ड अ यूनिफाइड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपने पढ़ा भी होगा स्टूडेंट्स। तो ये है कंसोलिडेशन, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स कहते हैं इसीलिए हम इसे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसोलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछ रहा है प्राइस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय वन मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट फैमिली टू अनदर सच एज फ्रॉम अ पेरेंट कंपनी टू इट्स सब्सिडरी इन अ फॉरेन कंट्री, से हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक जो पेरेंट कंपनी है अगर वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई एक पर्टिकुलर इस तरह की कोई चीज़ गुड्स या सर्विस वो जो है सेल कर रही है उन्हें, इफ़ इट इज़ गेटिंग सोल्ड, देन इसे हम क्या कहते हैं, ये ट्रांसफर प्राइस पे होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है आपसे कि ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका अनदर नेम बताना है, इसे बोलते हैं फुल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग जब भी आपसे पूछा जाए तो आप समझ सकते हो कि फुल कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स हेवन। तो अच्छा, टैक्स हेवन होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर आपके लिए शायद ज़्यादा आसान होगा इस क्वेश्चन का आंसर करना। तो टैक्स हेवन इज़ अ प्लेस वेयर अ वेरी लो टैक्सेशन रेट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इज एप्लीकेबल, यानी अगर आप उस कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत लो टैक्स रेट पे करना होगा। तो इसलिए इस जगह के इस तरह की जो कंट्रीज़ है ना उन्हें हम टैक्स हेवन कहते हैं। तो यहाँ पे एक आपको ऐसी कंट्री आइडेंटिफाई करनी है जो कि टैक्स हेवन नहीं है, एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई करनी है गिवन ऑप्शंस में से। तो देखिए, बर्मुडा आइलैंड है, केमन आइलैंड है, मॉरिशस है, इन सभी जगहों पर जो है टैक्स बहुत ही लो है कंपैरेटिवली। बट इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से टैक्स देना पड़ेगा अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये एक टैक्स हेवन नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछ रहा है कि अकाउंटिंग इन इंडिया इज़ गवर्नड बाय। तो आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स कि हमारे इंडियन अकाउंटिंग को गवर्न कौन करता है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAI के नाम से भी जानते हैं। हमेशा एब्रीविएशन ही ज़्यादा यूज़ करते हो, हम सभी वैसे ही करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप दिस सेशन वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड थैंक you so much for listening patiently. I will see you in the next session. Till then, you keep preparing, and in case you have any concerns, just please let me know. And you can post your doubts in the comment section, and you can also DM me on Instagram @infobhu. So if you like this content, please like the video, share it with your friends, and in case you haven't subscribed yet, so please subscribe now. And also don't forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.